नमस्कार, नॉलेज एबीसी में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 11 का ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो अर्ली एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ द ओरिजिन, इसमें पहला क्या थ्योरी था, बाद में क्या थ्योरी आई, ये सारी थ्योरीज देखेंगे। फिर और यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ वो देखेंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स देखेंगे। फिर उसका फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट देखेंगे, कैसे प्लैनेट्स आए, कैसे स्टार्स आए। फिर अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, फिर अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। फिर अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई उसके बारे में जानेंगे। देखते हैं एक एक टॉपिक करके अलग अलग देखते हैं। तो पहले थ्योरी इसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स अर्थ, इसमें दो थ्योरी आती है। पहले अर्ली थ्योरी और अभी की मॉडर्न थ्योरी। अर्ली थ्योरी सभी रिजेक्ट हो चुकी हैं, अभी जो मॉडर्न थ्योरी है वही सारी चल रही। तो सबसे पहले अर्ली थ्योरीज देखेंगे। अर्ली थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी आती है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुअल कैंट और लैप्लास 1755 और 1769 में दिया था। इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि एक सन था, सन के चारों ओर जो गैस क्लाउड थे वही गैस क्लाउड आपस में जुड़ गए, इकट्ठा हो गया और प्लैनेट्स का रूप ले लिया। जो क्लाउड मटेरियल थे वो यूथफुल जो सन था उसके आपस बगल बगल सेग्रीगेट हो गए और एक प्लैनेट का रूप लेते चले गए। ये इमैनुअल कैंट और लैप्लास ने बताया था। इसी को नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी थ्योरी आती है बाइनरी थ्योरी। चैम्बरलेन एंड माउंटलोन ने 1900 में बताया था इसे। इसमें इन्होंने बताया कि एक वांडरिंग स्टार था, एक घूमता टहलता तारा था जो सन के पास से गुजरा और दूसरे तारे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण सन से सिगार शेप का एक्सटेंशन मिला, मतलब सन से एक मटेरियल का एक्सटेंशन हो गया आगे की तरफ, और वो दूसरा वांडरिंग स्टार था वो कहीं और चला गया और जो रिमेनिंग मटेरियल जो थे वो सन के चारों ओर घूमने लगे और धीरे धीरे आपस में जम गए और प्लैनेट्स का रूप ले लिया। ऐसा बाइनरी थ्योरी के आधार पर कहा जाता है। सर जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी ये दोनों बाद में इस दोनों को थ्योरी को ही सपोर्ट किए जो बाइनरी स्टार का थ्योरी नाम दिया। बाइनरी स्टार में इन्होंने का बस इसमें यही ऐड कर दिया कि ये कोई वांडरिंग स्टार नहीं आया था, हो सकता है सन सिंगल स्टार ना हो, डबल स्टार हो। बाइनरी स्टार की थ्योरी के आपस में दो स्टार हो, जो कि ये भी थ्योरी गलत मानी जाती है। ऐसा कोई कंपेनियन स्टार सन का नहीं मिला तो ये भी थ्योरी गलत हो जाती है, बाइनरी थ्योरी। आगे देखते हैं। उसके बाद 1950 तक आते आते ऑटो स्किमिड इन रशिया एंड कार्ल वेजगार थ्योरी ने देते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी दी। नेबुलर हाइपोथेसिस को ही इन्होंने एक्सटेंड किया, इसी को रिवाइज कर दिया, बट इन लोगों का कहने का तरीका काफ़ी अलग था। इन्होंने कहा कि सन जो है वो सोलर नेबुला मतलब गैस क्लाउड के से घिरा हुआ था सन शुरुआती स्टेज में। और इस गैस क्लाउड में क्या क्या थे? सन बन चुका था, इसके चारों रिमेनिंग जो गैस क्लाउड थे वो गैस क्लाउड हाइड्रोजन के थे, हीलियम के थे और डस्ट पार्टिकल थे। धीरे धीरे आपस में फ्रिक्शन होने लगा, डिस्क शेप ले लिया और धीरे धीरे प्लैनेट्स बन गया। ये भी थ्योरी आगे जाके गलत हो जाती है। अभी मॉडर्न थ्योरीज में देखते हैं। तो अर्ली थ्योरी तो ये थी, अब मॉडर्न थ्योरीज में है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ स्टार देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। अर्ली थ्योरीज ये क्लियर नहीं बताती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन बता रहे हैं, स्टार का, कुछ लोग स्टार्स का बता देते हैं, कुछ प्लैनेट्स का बताते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में यूनिवर्स का कैसे बना वो जानेंगे, फिर उसके बाद स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सी कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, सब के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में भी दो थ्योरी आती है, एक बिग बैंग थ्योरी और एक होल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट वाली थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ही ज़्यादा सही है, एविडेंस है इसका, तो बिग बैंग थ्योरी ही चलती है। होल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ये फेल्ड थ्योरी हो गई थी, ये ज़्यादा साइंटिस्ट लोग नहीं मानते, मेन बिग बैंग थ्योरी को ही मानते। अब बिग बैंग थ्योरी को देखते हैं। जैसे कि अर्ली थ्योरी में था कि ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पूरा होलिस्टिक कवर नहीं कर रहे थे, इसमें बिग बैंग थ्योरी स्पेशली बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। इसमें सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं, प्लैनेट्स के बारे में नहीं, पूरी यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई इसके बारे में बताते हैं। इसको दूसरे नाम से और भी जाना जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि कैसे पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। किसने दिया था ये थ्योरी? एडविन हबल ने 1920 में आके एडविन हबल ने ये थ्योरी दी थी विथ प्रॉपर एविडेंस के साथ।
ये इन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करते जा रहा है। एज ए टाइम पासेस गैलेक्सी मूव्स फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गैलेक्सी है आपस में भी दूरी बढ़ती जाएगी और पूरा फैलते जाएगा। इसमें एनसीईआरटी बुक में एक बैलून एग्जाम्पल दिया है, बट एनसीईआरटी बुक ने खुद लिखा है कि ये बैलून एग्जाम्पल्स पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बैलून्स पे अगर हम बिना फुला हुआ बैलून है उस पर अगर हम कुछ डॉट्स बना दें और उसको फिर हम फुलाते हैं तो धीरे धीरे सारे डॉट्स एक्सपेंड होते जाएंगे। तो इसी तरह से कुछ बिग बैंग थ्योरी का भी एक्सप्लेनेशन, बट बैलून्स और बिग बैंग थ्योरी में ये अंतर है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो गैलेक्सी आपस में दूर होती भी जाएंगी, उनके आपस बीच की भी दूरी दूर होती चल जाएगी, मतलब सारा का सारा स्पेस ही फैलते चला जाएगा। आगे देखते हैं, ये है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूनिवर्स का जो बिग बैंग थ्योरी का। सबसे पहले एक सिंगुलैरिटी था। सिंगुलैरिटी का मतलब हो गया पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट पे केंद्रित था। उसके बाद इसमें क्वांटम फ्लक्चुएशन होता और ये एक्सपेंड करना शुरू करता, फिर धीरे धीरे एटम्स मॉलिक्यूल धीरे धीरे बनते बनते आज गैलेक्सी स्टार्स प्लैनेट्स ये सब धीरे धीरे पूरा मैटर बन जाते हैं। ये सिंगुलैरिटी का थ्योरी है, इसी में से ये है। तो ये बिग बैंग थ्योरी में जो एडविन हबल ने दिया था, इसी थ्योरी को रिवर्स कर दिया। आज के डेट पे देख लिया कि ऐसे एक्सपेंड हो रहा है, तो फिर इसी को रिटर्न करते चले गए तो पता चला कि एक सिंगुलैरिटी पॉइंट है, सिंगुलैरिटी पॉइंट से ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। अब कैसे कैसे स्टेज कैसे कैसे आया डेवलपमेंट, इसको हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट पे केंद्रित था। वो एक टाइनी बॉल माना जा रहा है, सिंगुलर एटम का रूप में माना जाता है, विथ इमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनाइट टेम्परेचर, इन्फिनाइट डेंसिटी। बहुत ही छोटा था, बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई डेंसिटी का सिंगुलरिटी था, जहाँ पे पूरा का पूरा यूनिवर्स ही केंद्रित था। उसके बाद इसमें कुछ वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। इसी वायलेंट एक्सप्लोजन को बिग बैंग का नाम दिया गया। जो टाइनी बॉल था, सिंगुलरिटी था, उसी में वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। जो वायलेंट एक्सप्लोजन होता है उसके बाद ह्यूज एक्सपेंशन होता है, बहुत फास्ट रेट से एक्सपेंशन होता है, वेरी फास्ट रेट से। अच्छा, बिग बैंग कितना साल पहले हुआ? तो जो एविडेंस मिला कि गैलेक्सी आपस में दूर जाते जा रहे हैं, इसी को रिवर्स करके एडविन हबल ने ये कैलकुलेट किया तो 13.7 बिलियन ईयर एगो पे बिग बैंग हुआ था। उस समय से आज तक ये एक्सपेंड हो ही रहा है। वो इनिशियल स्टेज पे भी एक्सपेंड हुआ और ये अभी भी होते ही जा रहा है एक्सपेंड। आगे देखते हैं, एज इट ग्रो, जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है एनर्जी। जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। कुछ मैटर में कन्वर्ट हो गया, कुछ एनर्जी के रूप में रह गए, लेकिन बहुत सारे मैटर के रूप में कन्वर्ट होने लगे। जो विद इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में ये पूरा बिग बैंग हो गया था, मतलब एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था। फिर जैसे जैसे समय बीता तो एक्सपेंशन धीरे धीरे स्लो हुआ। पहले 3 मिनट में क्या होता है कि फर्स्ट एटम्स बनना शुरू हो जाते हैं। बिग बैंग होने के पहले 3 मिनट में, बिग बैंग हुआ उससे 3 मिनट के बाद पहला एटम फॉर्म होना शुरू हुआ। तो ये एटम कहाँ से फॉर्म हुआ? वो जो एनर्जी रिलीज हुई, यही एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैटर में। आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला E=mc², वो जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी का रिवर्स में यहाँ पे काम हो रहा था। यहाँ पे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही थी। तो यहाँ पे मैटर, जो फर्स्ट मैटर कब बना? तो पहले तीसरे मिनट में ये मैटर फॉर्म हो गया। 3 लाख साल के बाद, 3 लाख साल के बाद, बिग बैंग के 3 लाख के बाद टेम्परेचर भी धीरे धीरे, जो इन्फिनाइट टेम्परेचर, इन्फिनाइट डेंसिटी था, सब कुछ धीरे धीरे कम होते चल गई। पहले मैटर बन गया, 3 मिनट पे एटम बनने लगे, फिर 3 लाख साल आते आते टेम्परेचर, जो इन्फिनाइट टेम्परेचर था, वो गिरते गिरते 4500 केल्विन पे आ गया। उस समय एटॉमिक मैटर, अब यहाँ पे मैटर फॉर्म होने लगा। पहले 3 मिनट में एटम फॉर्म हुआ था, अब 3 लाख साल में एटॉमिक मैटर का रूप में फॉर्म लेने लगा। यहाँ पे मैटर फॉर्म होने लगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो हाईली डेंसिटी था वो पूरा एक्सपेंड कर गया और एटम मॉलिक्यूल्स के रूप में जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट होने लगी और इस यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने लगा। यही है पूरा बिग बैंग का ये जो है आर्टिस्टिक बनाया गया इमेज है। तो सबसे पहले जो एकदम ज़ीरो पे इनिशियल स्टेज पे बिग बैंग हुआ, क्वांटम फ्लक्चुएशन इसमें कुछ हुआ था, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है आज तक कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जो भी हुआ, बिग बैंग जब स्टार्ट हुआ सिंगुलैरिटी से, उसके बाद जो सबसे पहला जो इनिशियल जो एक्सपेंशन हुआ उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन होते होते पहले 3 मिनट पे जो न्यूक्लियर फ्यूज़न से जो मैटर बन रहे थे वो मैटर बन गए कुछ कुछ एटम्स।
उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, फिर डार्क एज आया, फिर मॉडर्न यूनिवर्स आज में 13.8 बिलियन आज हो गया, वहाँ पे ये बन गया है। इसी तरह से बन रहा है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहले हम लोग बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख रहे थे, जिसमें हम लोग बिग बैंग थ्योरी देख लिए। उसके बाद अब है होल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। इसको देखते हैं। होल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट क्या कहते हैं? जो हबल्स की थ्योरी थी, बिग बैंग की थ्योरी थी, उसमें जो था कि पूरा स्पेस एक्सपेंड कर रहा था। इसमें होल्स कंसेप्ट बताते हैं कि ये कोई एक्सपेंशन इसमें नहीं हो रहा है, ये पूरा स्टेडी स्टेट है। जैसा यूनिवर्स आज दिख रहा है ये ऐसे ही था हरदम, हमेशा से ये ऐसे ही था। लेकिन जो एविडेंस मिले हैं, जो प्रूफ मिले हैं, ये सारे प्रूफ बिग बैंग की तरफ जाते हैं कि हाँ एक्सपेंड। अभी अगर साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें देखा कि नहीं, गैलेक्सी एक्सपेंड हो रहे हैं, तो सारा प्रूफ जाता है बिग बैंग थ्योरी की तरफ। एडविन हबल के जो बिग बैंग थ्योरी दिया उस पे तरफ। स्टेडी स्टेट नहीं है, धीरे धीरे सारे गैलेक्सी अभी भी एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो सारे साइंटिफिक कम्युनिटी है ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के थ्योरी की तरफ, मतलब बिग बैंग थ्योरी की तरफ चले गए हैं। होल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी ये नहीं चलता है, ये फेल्ड है थ्योरी। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हम लोग बिग बैंग थ्योरी हो गया, ओरिजिन ऑफ होल्स कंसेप्ट स्टेडी, ये दोनों हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं। मॉडर्न थ्योरीज में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हम लोग समझ लिए। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार को समझिए। पहले यूनिवर्स बन गया, अब धीरे धीरे स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सी और स्टार्स कैसे बने। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के पहले हम लोग देख लेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी कैसे। ये गैलेक्सीज के तीनों पिक हैं। ये इरेगुलर शेप्ड गैलेक्सी हो गया, जो स्पायरल गैलेक्सी हो गया, ये अलग अलग शेप एंड साइज़ के गैलेक्सी, स्पायरल भी होते हैं, कुछ सर्कुलर शेप में होते हैं, कुछ इरेगुलर शेप में, तो जैसा भी है अलग अलग शेप के गैलेक्सीज होते हैं। तो सबसे शुरुआत में क्या था कि जैसे ही मैटर फॉर्म होने शुरू हो गए तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर एनर्जी का, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस उसमें था। डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगा और अलग अलग जाके मैटर इकट्ठे होने लगे, और मैटर इकट्ठा होकर गैस क्लाउड बने, और यही जो गैस क्लाउड बड़े बड़े बने, यही बेस बन गया गैलेक्सी फॉर्मेशन का। अच्छा, गैलेक्सी क्या है कि गैलेक्सी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स है, उसमें कम बिलियंस ऑफ स्टार इसमें होते हैं, और इसकी डायमीटर जो होती है 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है आगे आ जाएगा, वो बता देंगे। इतनी बड़ी होती है गैलेक्सी। जो गैस क्लाउड इकट्ठा हुए थे उसमें मेनली हाइड्रोजन गैस थे, क्योंकि इनिशियल मैटर जो बना था वो हाइड्रोजन ही बना था, हाइड्रोजन गैस। और ये वेरी लार्ज गैस क्लाउड थे, और इसी को नेबुला कहते हैं। जो गैस क्लाउड था वो नेबुला था। अब इसमें डेंसिटी डिफरेंस के कारण लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस बनने लगे। यही लंप ऑफ गैस धीरे 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 गैलेक्सी पूरा बन गया, और उसके अंदर लंप ऑफ गैसेस जो बचे वो धीरे धीरे स्टार्स का फॉर्म लेने लगे। धीरे धीरे एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होने लगे अलग अलग जगह पे, और 5 से 6 बिलियन ईयर अगो आफ्टर द बिग बैंग वो धीरे धीरे स्टार्स का शेप लेने लगे और स्टार्स के फॉर्मेशन हो गया। अब लाइट ईयर समझते हैं। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर क्या है? मेजर ऑफ डिस्टेंस है। ईयर का नाम है, इसमें टाइम पीरियड नाम है, लेकिन ये ईयर रिप्रेजेंट नहीं करता, ये मेजर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस नापा जाता है। टाइम नहीं, इससे डिस्टेंस नापा जाता है। ईयर नाम है लाइट ईयर में, लेकिन इससे समय नहीं नापा जाता है, इससे डिस्टेंस नापा जाता है, पहला चीज़ है। अच्छा, लाइट हम जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है, ठीक है। अच्छा, तो 1 सेकंड में लाइट कितनी चलेगी? 3 लाख किलोमीटर चलेगी। अच्छा, अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 ईयर में कितनी लाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? अगर 1 सेकंड में 3 लाख ट्रैवल करती है तो 1 ईयर में टोटल लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी? तो वो आता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। इतनी ह्यूज डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी लाइट 1 साल में। इसी डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। मतलब लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसी को लाइट ईयर कहते हैं। अच्छा, सोलर डिस्टेंस एक कंसेप्ट आता है। सोलर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इसमें मीन डिस्टेंस होगा, क्योंकि सन और अर्थ आपस में, जो अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसमें कभी कभी सन इलिप्टिकल पाथ होता है, तो कभी कभी सन के पास चला जाता है, कभी थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे होता है, तो उसका जो मीन निकाल लिया जाता है तो वो
ये इतना डिस्टेंस किलोमीटर है, 149,598,000 इतना किलोमीटर का वो सोलर डिस्टेंस है। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, अगर लाइट ईयर में इसको नापें तो कितना आएगा 8.311 मिनट। तो मतलब इतने मिनट में लाइट सन से अर्थ तक ट्रैवल कर जाती है। मॉडर्न थ्योरीज में देख रहे थे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिए और फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स भी देख लिए। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट देखते हैं। तो जब स्टार्स बन रहे थे तो लोकलाइज लंप ऑफ गैस था, नेबुला था। यही नेबुला का सर, ये ईगल शेप नेबुला है, ये नेबुला है, गैस क्लाउड है, इसी के बीच में स्टार्स बनते रहते हैं। अच्छा, तो लोकलाइज लंप ऑफ गैस से जब स्टार्स बन गए तो सेंट्रल में तो स्टार बन गया था, लेकिन उसके चारों ओर ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस, जो रिमेनिंग गैस बच गया वो उसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। ये भी गैस क्लाउड थे। अब क्या होता है कि इसमें भी लोकलाइज लंप पड़ने लगते हैं। और ये जो फिगर में आ रहा है, इसमें पहले तो लोकलाइज लंप था, तो सबसे पहले इसमें बीच में सेंट्रल पोजीशन पे स्टार का फॉर्मेशन हो गया और उसके चारों ओर जो रिमेनिंग गैस थे वो चारों ओर घूमने लगे। वो धीरे धीरे आपस में लंप होके धीरे धीरे प्लैनेट्स का रूप लेने लगे। अब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे कैसे होता है। आगे क्या होता है कि गैस क्लाउड जो कंडेंस होते हैं ये कोर डेवलप कर जाते हैं। स्मॉल राउंडेड ऑर्बिट विद इन द लार्ज रोटेटिंग डिस्क, जो कोर था, जो सन था, उसके चारों ओर जो लार्ज रोटेटिंग डिस्क था उसके चारों ओर लोकलाइज लंप बनाने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो बनने लगते हैं उसको प्लैनेट स्टिमल कहा जाता है। जो छोटे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, ये कई सारे बनते हैं और इनमें आपस में टक्कर हो के ये एक नॉर्मल आज के प्रेजेंट डेज जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, इसका रूप लेने लगते हैं। धीरे धीरे आपस में कोलाइड करते जाएंगे। ये जो राउंडेड ऑब्जेक्ट बने थे प्लैनेट स्टिमल, ये आपस में कोलाइड करते जाएंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण और आपस में जुड़ जुड़ के ये प्लैनेट्स का रूप लेने लगते हैं। प्लैनेट स्टिमल है, ये तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है और इसका रिमेनिंग पार्ट जैसे जो एस्टेरॉयड बेल्ट में जो बड़े बड़े बच गए, ये प्लैनेट स्टिमल कहा जाता है। ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। स्मॉलर बॉडीज थे, धीरे धीरे आपस में जुड़ के फाइनली क्या होता है कि धीरे धीरे ये प्लैनेट स्टिमल जुड़ जाते हैं और लार्ज शेप प्लैनेट का रूप ले लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार भी खत्म हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट भी हो गया। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।